नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतक पहुंचे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। रोहतक पहुंचे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल। दीनबंधु सर छोटू राम की समाधि पर किया नमन। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जाट कॉलेज ग्राउंड में प्रगति रैली में लेंगे हिस्सा। रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे महत्वपूर्ण, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। दीनबंधु सर छोटू राम की समाधि पर नमन किया। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जाट कॉलेज ग्राउंड में प्रगति रैली में वो हिस्सा लेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज उनके रोहतक में। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस दौरान क्या कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे, क्या उनका रहेगा शेड्यूल, ये जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। इस दौरान रैली को भी संबोधित करेंगे। कई कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। दीनबंधु सर छोटू राम की समाधि पर नमन किया। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आए सीएम मनोहर लाल और आगे रैली को संबोधित भी करेंगे। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद 2 युवकों ने उसे चाकू मार दिया। महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले किया गैंगरेप, फिर घोंपा चाकू। 2 दरिंदों की घिनौनी करतूत। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, एक अभी भी फरार। आखिर कब होगी दूसरे दरिंदे की गिरफ्तारी? आखिर कब होगी दूसरे दरिंदे की गिरफ्तारी? साइबर सिटी के डीएलएफ फेज 3 से एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने और उसके पेट में चाकू से वार कर घायल किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ये डीएलएफ फेज 3 के इलाके में एक महिला के साथ चाकू घोंप के उसकी हत्या के प्रयास का मामला हमने दर्ज किया है और उसका आरोप है कि उससे पहले उसके साथ 2 लोगों ने रेप किया है, जिसके संबंध में हमने एफआईआर रजिस्टर करके उसमें जो एक शामिल आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा जो आरोपी है उसकी जोर शोर से तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है दूसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज 3 पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज कर लिया। वहीं पति ने कहा कि उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है और विरोध करने पर उसकी पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह तलाश कर रही हैं। फिलहाल घायल महिला पुलिस को बयान नहीं दे पाई। उसको इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि साइबर सिटी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।
वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 86 में अंसल हाइट्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की शिकायत पर हरेरा में चल रहे अंसल बिल्डर के मामले में हरेरा ने बिल्डर्स के डायरेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 86 में अंसल हाइट्स के प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जिसमें 700 से ज्यादा यूनिट बनाई जानी थी। 2010 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो वहीं 2014 तक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को पोजीशन देनी थी, लेकिन समय पर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया और सेक्शन 31/2016 हरेरा के तहत शिकायत पर हरेरा ने सुनवाई की और बिल्डर को 5 करोड़ रुपए बायर्स को वापस करने के आदेश दिए। इस प्रोजेक्ट में करीब 70 शिकायतें मिली थी। हरेरा की तरफ से इस पूरे मामले में बिल्डर से बैंक की डिटेल मांगी गई, लेकिन बिल्डर की तरफ से इस मामले पर कोई बैंक डिटेल नहीं दी गई और ना ही बिल्डर के डायरेक्टर कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद ये हरेरा कोर्ट की तरफ से अंसल डायरेक्टर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट यहां पर जारी किया गया। हितों की रक्षा करने के लिए और जो उसके राइट्स हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिक्रीटल अमाउंट उसके फेवर में हुई है उसको दिलाने के लिए इस प्रकार की कोर्सिव प्रोसेस अपनाई जाती है। और कोर्ट से कोर्सिव प्रोसेस नहीं अपनाएंगी तो फिर तो कोर्ट्स के आदेशों की पालना नहीं होगी। तो ये पालना कराने के लिए का एक तरीका, जबकि बिल्डर लगातार आदेशों की उल्लंघना करता है, एलओटी को जो उसका ड्यू है वो नहीं पे करता, तो ऐसे मामलों में इस प्रकार की सख्त कार्रवाई भी आवश्यक हो जाती है। वहीं साइबर सिटी में सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। सड़कों की हालत इस कदर खराब हो गई है कि शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली सिटी बसों को भी अपना रूट या तो बदलना पड़ा है या फिर कई रूट बंद करने पड़े हैं। गुरुग्राम के मेयर की माने तो इसमें अकेला नगर निगम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शहर का अधिकांश हिस्सा जीएमडीए के पास है। बदहाल सड़कों और बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंकज जाबर का कहना है कि मनोहर सरकार हर दिशा में फेल साबित हो रही है। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। देखो जी, इस तरीके इसको मैं खाली नगर निगम को दोषी नहीं कहूँगी, ये जेएमडी की भी गलती है। हाँ, जेएमडी और नगर निगम मिलकर ये बसेस चला रहा है सरकार, और इस तरीके का, क्योंकि जो हमारे बड़े रूट्स हैं सारे हमारे जेएमडी के पास है और उनपे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हम लोग रेगुलर इन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं और उनको इतला करते हैं कि इन चीज़ों को करो, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिसमें कि अब कमिश्नर साहब को मैंने ये आदेश किए हैं कि चलो वो नहीं करे तो कम से कम अपने गड्ढे हम खुद भराए, तो वो काम अब स्पीडली चल रहा है। कमिश्नर साहब इस चीज पे गौर कर। सोनीपत के मिनी सचिवालय में मासिक कष्ट निवारण बैठक का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और मौके पर 16 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 10 शिकायतों का निदान किया। वहीं पूरा देश और प्रदेश से बिजली की समस्या से त्रस्त उन्होंने बताया और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में प्रदेश से बिजली की समस्या का निदान कर दिया जाएगा और लगातार प्रदेश सरकार इसको लेकर प्रयासरत है। जो जानकारी थी, इतनी गर्मी कभी लोग आपके माध्यम से 100 साल पुराना, 105 साल, 122 साल में रिकॉर्ड कायम नहीं। 122 साल में अप्रैल में इतनी बड़ी गर्मी पड़ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, जहाँ कोयले की भी समस्या रही है, तो इन सबके कारण एक तो जो बिजली की ज़्यादा डिमांड हुई, एक कोयले की समस्या, दोनों समस्या खड़ी होती। सरकार हमेशा यही काम करती है, कोई भी सरकार हो हमेशा काम करती है और बिजली पानी देना इस सरकार का दायित्व है। अलवर से सांसद बालकनाथ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सांसद बालकनाथ चंदावली गांव में यहां पर सरपंच के घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो विजन है, जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा लोगों में डेवलप कर रहे हैं, उस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए।
वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेशों के नेताओं को महत्वता नहीं मिलती है और उसी का कारण है कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति के कगार पर है। आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय होती जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो विजन है ना, वो देश के जिस प्रकार की एक महत्वाकांक्षा को वो अपने समाज में डेवलप कर रहे हैं, उस प्रकार की महत्वाकांक्षा देश के वासियों में नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे दिल्ली का किस प्रकार से एक खस्ता हाल है। दिल्ली के आप चारों तरफ घूमेंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर ठीक आपने पानी और बिजली मुफ्त का आपने कहा और उस भाव से आप दे रहे हैं जहाँ भी जिन स्थानों पर, लेकिन बाकी डेवलपमेंट का क्या है? आप समग्र विकास जब तक नहीं होगा, जब तक उन्नति के पथ पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कोई 2 विषयों पर विकास करेंगे और 4 विषय छोड़ देंगे तो उसको विकास नहीं कहा जाता। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश में कोयले की स्थिति पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले की मांग 7 रैक है, जबकि सिर्फ 5 से 6 रैक ही मिल पा रहे हैं। वहीं गेहूं की कटाई के समय जो बिजली रात को दी जाती थी, अब वो सप्लाई दिन में दी जाएगी, ताकि रात को उद्योगों को जो बिजली की मांग रहती है वो पूरी हो सके। हिसार थर्मल की एक यूनिट जल्द शुरू होगी। वहीं सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात हुई थी और कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आश्वासन मिला। अडानी के साथ समझौते पर पीके दास ने कहा कि जल्द ही अडानी के साथ समझौता होगा। 1000 मेगावाट का बिजली खरीद समझौता आखिरी दौर में है। कल की अगर आंकड़े देखा जाए, हम 19.5 करोड़ यूनिट बिजली कल सप्लाई किए हैं और ये पिछले साल की इसी तारीख की जो मांग है उसके 30% ज़्यादा है। तो इसीलिए जो अगर तादाद के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं। वहीं फरीदाबाद हादसों का शहर बनता जा रहा है। हम ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपनी खूबसूरती के लिए जाना वाला शहर फरीदाबाद से लगातार हादसे की खबर आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार, प्रशासन का क्यों नहीं है हादसों पर ध्यान? कुंभकर्णीय नींद से कब जागेगा नगर निगम? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है जिंदगी। फरीदाबाद से आए दिन कोई न कोई हादसे की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला कल देर रात का है, जब एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में नगर निगम की सरकारी नर्सरी में बनी हुई 5 फुट गहरी खोदी में 2.5 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरअसल ये नर्सरी में खोदी पौधे को पानी देने के लिए बनाई गई। एनआईटी 5 नंबर के रेलवे रोड स्थित नगर निगम की नर्सरी की ये दर्दनाक घटना है। रोजाना कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में 16 अप्रैल, 15 अप्रैल, 3 अप्रैल को भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके नगर निगम की तरफ से कोई खास कदम नहीं लिया गया है। इससे पहले भी न जाने कितने मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन और नगर निगम ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अब सवाल ये है कि क्या लोगों की जिंदगी नगर निगम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। आखिर नगर निगम कब लेगा सूद? कुंभकर्णीय नींद से कब जागेगा नगर निगम? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने पर घबराए स्थानीय लोगों ने दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही कड़ी मशक्कत कर आग पर रेत और पानी डालकर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तमाशबीन बनकर दूर से ही तमाशा देखते रही। अचानक से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भीषण आग लग गई। आग बुझाने वाले लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भाई साहब, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की जरूरत है, बहुत तगड़ी आग लगी भाई साहब।
कॉलोनी। मैंने संजय कॉलोनी। मैं सर रास्ते से आ रहा था सर, ऐसे आया रास्ते से सर, घर जा रहा था तो देखा सर आग लग रहा है। तो सर यहाँ कम होते ज्यादा होते जा रहा है। तो बोला सर कि कोई इन्फॉर्म किए नहीं किए, ऐसे बोला हमने इन्फॉर्म कर दिए। तो उसके बाद में सर सब आए, ऐसे आए सर। उसके बाद में मैं वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पे पहुंची है। मौके पे सर बहुत बार में पुलिस का गाड़ी तो वहाँ खड़ा था सर, बाद में साइलेंट मार के वहाँ से आया। पहले तो वहाँ खड़ा था, जब आग बुझ गया उसके बाद में आया, फिर उसके बाद में फायर सर्विस गाड़ी आया। जी ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने देखा यहाँ आग लग रही है। कुछ पब्लिक खड़ी थी और कुछ पब्लिक समर्थन में थी, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ थे। और जब तक पब्लिक का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक किसी चीज पे भी हम काबू नहीं पा सकते। किस चीज से आग लगी थी, क्या कोई वजह रही है? वजह अपने आप लगी है भैया जी। ये अब किसका बताया जाए, कोई अभी भी अनुभव नहीं है किसी चीज का। शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें अपने आप ही, ये चीज था। जी हाँ, बिजली विभाग के कर्मचारी आए, पर ये दुखित हुआ घटना है हमारी कि हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है जब सारा काम हो जाता है। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की सूचना जारी की थी। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनीपत की तस्वीर, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, तोशाम और चंडीगढ़। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से फिलहाल प्रदेशवासियों को काफी राहत मिली। कहीं पर बारिश तो कहीं पर ओलावृष्टि हुई। सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, तोशाम और चंडीगढ़ झमाझम बारिश यहां पर होती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को अब राहत मिली है। प्रदेश में कहीं ओलावृष्टि हुई तो कहीं बारिश। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जिलों से, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, तोशाम, पानीपत और चंडीगढ़। वहीं झज्जर की कत्था फैक्ट्री से अमोनिया गैस को निकाल दिया गया है। अमोनिया गैस को सिलेंडर में भरकर उसे वापस कंपनी में भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार अब फैक्ट्री में अमोनिया गैस नहीं बची है। टोटल 30 किलो गैस बची हुई थी, जिसे अब निकालकर कंपनी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह ही अधिकारियों की एक टीम फैक्ट्री में पहुंची और सील फैक्ट्री को डीसी से परमिशन लेकर अमोनिया गैस खाली कराने के लिए खुलवाया गया। करीब 12 घंटे तक एक्सपर्ट की टीम बुलाकर गैस को खाली कराया गया। साथ ही पाइपों में बची हुई एक्स्ट्रा गैस को डिस्ट्रॉय भी कराया गया। इसको एक अमोनिया गैस सिलेंडर में जो पोर्टेबल होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें डलवा के, और जो जिस कंपनी ने सप्लाई किया था वो अपने व्हीकल में उसको दिल्ली में उनका जो स्टोरेज प्लेस है वहाँ पर शादी में ले जा चुके हैं। बाकी तो पानी जी में जो डिजोल्व थी इसको वो टैंकर में डाल के और सेंट्रेटेड प्लांट है बालागढ़ में, वहाँ भेज रहे हैं। पुलिस के साथ नीचे जाएगी, वहाँ ये पानी ट्रीट हो जाएगा, जिससे कि इसका बाहर ना निकले। तो थोड़ी हवा चलेगी, पानी आएगा, जो थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट में है थोड़े बहुत बेहतर, वो भी बेहतर है। वहीं पलवल जिला प्रशासन की तरफ से आज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां एसडीएम वैशाली सिंह ने बताया कि दुकानदारों ने दुकानों के सामने सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बुनियादी करवाई जा रही है, ताकि दुकानदार खुद अतिक्रमण हटा ले। इसी कड़ी में आज मेन बाजार कमेटी चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की मदद ली गई। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाएं। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉलो लौटेंगे।